वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर में एक क्वेश्चन पढ़ लिए थे, दूसरा क्वेश्चन शुरू कर चुके थे। दूसरा क्वेश्चन में आधा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था। क्वेश्चन था चालकत्व किसे कहते हैं, और फिर चालकत्व के 3 प्रकार होते हैं, इसे वर्गीकृत कर परिभाषित करें। तो उसमें हम आप लोगों ने चालकत्व किसे कहते हैं ये परिभाषित करके देख लिया। चालकत्व के बाद फिर क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? हाँ, इसके 3 प्रकार होते हैं। विशिष्ट चालकत्व जिसको चालकता कहते हैं, मोलर चालकता, यहाँ तक हो चुका है। तीसरा प्रकार इसका बाकी रह गया था, वो तीसरा प्रकार क्या है? तुल्यांकी चालकता। तो चलिए बिना देर किए हुए तीसरे प्रकार की ओर चलते हैं। तीसरा प्रकार हम आप लोग हेडिंग लेते हैं तुल्यांकी चालकता, और देखते हैं कि तुल्यांकी चालकता किसको कहते हैं, तुल्यांकी चालकता क्या है ना। बहुत डिफिकल्ट चीज़ है तुल्यांकी चालकता? अरे नहीं भाई, बहुत सिंपल सा चीज़ है, आसानी से इसे हम आप लोग सीख सकते हैं। सो लिखिए, तुल्यांकी चालकता को लिख लीजिए। तुल्यांकी चालकता के दौरान एक चीज़ देखिएगा, विलयन का नॉर्मलता कितना होना चाहिए? 1। जैसे मोलर चालकता के दौरान मोलरता कितना होना चाहिए था? 1। सो लिखिए, प्रति एकांक नॉर्मलता। नॉर्मलता का दूसरा नाम क्या होगा? नॉर्मल सांद्रता। प्रति एकांक नॉर्मलता यानी नॉर्मल सांद्रता वाले, प्रति एकांक नॉर्मल सांद्रता वाले वैद्युत अपघट्ट के चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे भाई इसको सूचित करते हैं, इसे लैम्डा या लैम्डा EQ, या तो सिंबल होगा लैम्डा या फिर लैम्डा EQ से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। अब इसके बेसिस पे हम सूत्र बना सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा सर, लैम्डा इज इक्वल टू K गुना 1000 बटा क्या भाई, M नहीं N, नॉर्मलता। मोलरता मोलर चालकता में यूज होता है, तुल्यांकी चालकता में नॉर्मलता यूज होता है। तो हो चुका है, आ गया। अब इसका प्रॉपर मात्रक होगा, तो इसके जस्ट नीचे इसका हम मात्रक लिख लेंगे कि इसका मात्रक प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति इक्विवेलेंट, हाँ ग्राम इक्विवेलेंट भी आप लिख सकते हैं, या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति इक्विवेलेंट होता है। ये हो गया तुल्यांकी चालकता का मात्रक। तो आप चालकत्व किसे कहते हैं इसको देख लिए, इसको वर्गीकृत करके परिभाषित भी कर लिए। आज अब हम आप लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखो, साम्य स्थिरांक किसे कहते हैं? साम्य अवस्था के लिए सेल विभव का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन है सर, साम्य स्थिरांक किसे कहते हैं? साम्य स्थिरांक किसे कहते हैं? साम्य अवस्था के लिए सेल विभव का व्यंजक प्राप्त करें। सेल विभव का व्यंजक प्राप्त करें, ऐसा क्वेश्चन है सर। अब इसके सॉल्यूशंस को हमें करने, चलो देख लेते हैं। सर जब किसी सेल का विभव 0 हो जाता है तो उसे उस सेल का क्या कहते हैं? साम्य अवस्था कहते हैं। लिखिए, जब किसी सेल का विभव 0 हो जाता है, 0
हो जाता है तो उसे उस सेल का साम्य अवस्था कहते हैं। जब किसी सेल का विभव शून्य हो जाता है तो उसे उस सेल का कौन सा अवस्था कहते हैं? साम्य अवस्था कहते हैं। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। सेल के साम्य अवस्था पर एनोड एवं कैथोड के सांद्रता के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। साम्य स्थिरांक कहते हैं। इसे केसी से सूचित किया जाता है। अर्थात अब अर्थात से पहले एक बात और लिख लेते हैं, इसको हटा लेते हैं यहाँ पर। साम्य अवस्था के लिए ई सेल बराबर क्या हो जाएगा सर? 0 वोल्ट। अब यहाँ पर एक बातें और समझने योग्य है कि इन सब का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो इन सब का कैलकुलेशन किया जाएगा नेनस्ट समीकरण से। और नेनस्ट समीकरण है क्या? तो नेनस्ट समीकरण में आपने पढ़ा ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या और मत करिए, चूंकि इसलिए करके लिखना स्टार्ट कर लेते हैं, इसलिए ई सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग एनोड और कैथोड का सांद्रता का अनुपात क्या कहलाएगा? साम्य स्थिरांक। और साम्य स्थिरांक का सिंबल हम क्या बनाए हैं? केसी बनाए हैं। तो एनोड बटा कैथोड की जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? केसी लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं सर। इसलिए अब देखिए उस साइड में वो निगेटिव में है, तो इस साइड में आकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 0.0591 बाय एन लॉग केसी बराबर क्या बचेगा? ई नोट सेल। सर यहाँ भी नोट है, ई नोट सेल। अब हमको एक्चुअल वैल्यू चाहिए किसका? केसी का। तो थोड़ा और आप ऐसे मत करिएगा, आप नीचे लिखते चलिएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं लॉग केसी बराबर, जो इन्हें भाग में उन्हें जाके गुना में, जो गुना में है वो भाग में, तो एन गुना ई नोट सेल बटा 0.0591 ऐसा हो गया। सो फाइनली केसी बराबर सर इधर जो लॉग है उस साइड जाकर क्या होगा? एंटी लॉग होगा। केसी बराबर एंटी लॉग एन गुना ई नोट सेल बटा 0.0591, इसलिए केसी बराबर, अब इसको हम लिखेंगे 10 पर पावर एन गुना ई नोट सेल बटा 0.0591 ऐसा कर देंगे। सो यही हो गया सेल के साम्य स्थिरांक का व्यंजक, या फिर आप इसी को कहेंगे साम्य अवस्था के लिए सेल विभव का व्यंजक। एक शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बाद हम आप लोग अब चलेंगे अब किधर? लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न में भी इस चैप्टर में अच्छे खासे संख्या में प्रश्न हैं। हालांकि अधिकांश प्रश्न इसी सब चीज़ों से रिलेटेड है, तो लगभग कुछ एक प्रश्न आपसे स्वतः बन जाएंगे। चलिए हेडिंग लीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। शॉर्ट आंसर टाइप
क्वेश्चंस। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें, फैराडे के प्रथम वैद्युत अपघटनी नियम का व्याख्या करें। फैराडे का प्रथम वैद्युत अपघटनी नियम लिखने के लिए कहता है तो लिख डालेंगे सर, फैराडे का प्रथम वैद्युत अपघटनी नियम। फैराडे महोदय ने दो वैद्युत अपघटनी नियम दिया, प्रथम वैद्युत विच्छेदन नियम और द्वितीय वैद्युत विच्छेदन नियम। तो सबसे पहले हम आप लोग प्रथम वैद्युत विच्छेदन नियम को देखेंगे, यानी प्रथम वैद्युत अपघटनी नियम को, फिर द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम को। उस क्वेश्चन को भी हमने ले रखा है VVI के अंदर। तो लिखिए, फैराडे के प्रथम वैद्युत अपघटनी नियमानुसार, भाई ये अपने नियम में क्या कहना चाहते हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि किसी वैद्युत अपघटनी सेल के इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, मुक्त पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के, उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। इन्वर्टेड कॉमा लॉक। अब ये क्या कहना चाहता है, इसको मैथमेटिकल टर्म्स से समझिए, अर्थात जो मुक्त पदार्थ की मात्रा है उसको हमने m मान दिया है, समानुपाती आवेश, आवेश को आप q से सूचित करते हैं, तो m बराबर z इंटू क्यू। अब q के जगह पर आप चाहें तो लिख सकते हैं z इंटू आई टी, चूँकि सबको पता आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय। z का मतलब विद्युत रासायनिक समतुल्यांक होता है, और ये जो विद्युत रासायनिक समतुल्यांक है इसको आप लिखेंगे WT बटा NF गुना IT। ये फैराडे का प्रथम वैद्युत अपघटनी नियम कंप्लीट हो गया। जहां अब किसका मतलब क्या है, हमारे साथ साथ लिखते रहिए आप भी। m का मतलब है मुक्त पदार्थ की मात्रा, मुक्त पदार्थ की मात्रा, और ये मात्रा ऑलवेज आपको किस में प्राप्त होगा, ग्राम में प्राप्त होगा सर। WT का मतलब होगा जो पदार्थ मुक्त हो रहा है उसका परमाणु भार, और N का मतलब होगा उसी मुक्त पदार्थ का संयोजकता, संयोजकता, या बहुत बार इसी को हम आप लोग कहेंगे परिवर्तित इलेक्ट्रॉन, कि भाई कितना इलेक्ट्रॉन परिवर्तित हुआ। F का मतलब सबको पता है, F का मतलब होता है फैराडे स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक। और एक फैराडे का वैल्यू आप कितना रखते हैं, 96,500 कूलम रख देते हैं। I का मतलब विद्युत धारा, I बराबर विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, T बराबर समय, समय का मात्रक सेकेंड, Q बराबर आवेश, आवेश का मात्रक कूलम। इतना सारा बातें इसके अंदर यूज है जो आपको बताया गया। तो फैराडे के प्रथम वैद्युत अपघटनी नियम को लिखें, मूल रूप से आप यहाँ तक लिख सकते हैं, लेकिन अगर सबका मीनिंग आप लिख देते हैं तो आपका आंसर और बेहतर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख लो सर। फैराडे के द्वितीय वैद्युत अपघटनी नियम का व्याख्या करें। फैराडे के द्वितीय वैद्युत अपघटनी नियम का व्याख्या करें।
फैराडे ने अपने द्वितीय वैद्युत अपघटनी नियम में बहुत सरल सा बात कहा। इन्होंने कहा कि भाई दो या दो से अधिक वैद्युत अपघट्य को लो और उसको श्रेणी क्रम में व्यवस्थित कर दो, कुछ ऐसे। दो इसके इलेक्ट्रोड को हम जोड़ देते हैं, इसके इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं और यहाँ से अब इसमें करंट पास करते हैं। ये पॉजिटिव पोल हो गया और ये निगेटिव पोल हो गया। जैसे करंट पास करेंगे तो चूंकि सभी सीरीज्ड है, सब में समान एम्पियर की धारा समान समय तक प्रवाहित होगा। तो इसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा m1 है, इसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा m2 है और इसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा m3 है। तो यह खुद के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। तो कंपैरिजन हम किसी दो में कर रहे हैं एवं यानी मुक्त पदार्थ की मात्रा इसी के तुल्यांकी भार के समानुपाती हो गया एवं m2 मुक्त पदार्थ की मात्रा इसी के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। तो E2 कर लेंगे यहाँ पर हम समानुपाती E2। अब चूंकि कांस्टेंट यूज करना है तो कांस्टेंट हम यहाँ पर K लिख लेते हैं इंटू E1 एवं M2 बराबर K इंटू E2। फाइनली M1 बटा E1 बराबर K समीकरण फर्स्ट एंड M2 बटा E2 M2 बटा E2 बराबर K समीकरण सेकेंड। दोनों का RHS बराबर है तो LHS क्या होगा, बराबर हो जाएगा समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। जैसे दोनों इक्वेशन से चलेंगे सर तो LHS इक्वल है, सॉरी RHS इक्वल है तो LHS को हम इक्वल कर देंगे M1 बटा E1 बराबर M2 बटा E2। ये फैराडे का द्वितीय वैद्युत अपघटनी नियम है। यानी फैराडे का द्वितीय वैद्युत अपघटनी नियम क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक वैद्युत अपघट्य को श्रेणी क्रम में संयोजित कर समान एम्पियर की धारा आप समान समय तक प्रवाहित करते हो तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा खुद के तुल्यांकी भार के क्या होता है। सो लिख डालो सर, जब दो या दो से अधिक वैद्युत अपघट्य को श्रेणी क्रम में संयोजित कर समान एम्पियर की धारा समान समय तक प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। अच्छा, आप अगर चाहें तो शुरू में ये बात भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फैराडे के द्वितीय नियमानुसार ना, मन करे तो लिख दीजिए, मन करे तो छोड़ दीजिए। मतलब ऐसा करके फैराडे के द्वितीय नियमानुसार ऐसा करके फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा करके सारी बात शामिल कर डालेंगे और फिर उसके जस्ट नीचे आप इसे एक्सप्लेन कर दीजिए और सब चीज़ें लिख दीजिए। कंप्लीट आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन की ओर हम आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं सर इस पर। क्वेश्चन नंबर 3, वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक किसे कहते हैं? वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक किसे कहते हैं? सर ये तो आपसे खुद हो जाना चाहिए, पक्का हो जाएगा ना? ठीक है सर, बिल्कुल हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने इसे पढ़ रखा है।
तो आप इसे सेल्फ कर लीजिए, खुद से कर लीजिए, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन लेते हैं सर, Zn सॉलिड स्लैश ZnCl2 एक्वस डबल स्लैश, यहाँ पर एक क्वेश्चन है CuCl2 एक्वस स्लैश Cu का सेल अभिक्रिया लिखें। अरे भाई इसके सेल रिएक्शन लिखने हैं, सेल निरूपण दिया हुआ है और सेल रिएक्शन लिखने के लिए बोला जा रहा है। सिंपली इसको हम आप लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए डबल स्लैश का जो लेफ्ट हिस्सा होता है वो हिस्सा क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है, और राइट वाला हिस्सा क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। हम आप सबको पता है एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अवकरण की क्रिया होती है। जिंक से ZnCl2 प्लस बनेगा या ZnCl2 बन जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कहाँ से, एनोड से। जैसे एनोड से चलेंगे तो देखो एनोड हमारा जिंक का बना हुआ है जो सॉलिड स्टेट में है। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सर, और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या बना देगा, Zn2 प्लस एक्वस। इसको हम आप लोग क्या कहेंगे, समीकरण फर्स्ट कहेंगे। पुनः कहाँ से आएंगे, कैथोड से। चलो भाई कैथोड से चलते हैं। जैसे कैथोड से हम आप लोग चलेंगे तो कैथोड Cu2 प्लस एक्वस में अवेलेबल है ना, क्लोरीन हटेगा और यही 2 इलेक्ट्रॉन साल्ट ब्रिज से होते हुए किसके पास आ जाएगा, कैथोड के पास आ जाएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन जब कैथोड के पास आएगा तो कैथोड उसे एक्सेप्ट करके सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, इक्वेशन सेकेंड कहलाएगा सर। तब ना इसको आप जोड़ दो, -2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब जो बचेगा लिख दीजिए Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस एरो Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu क्या, सॉलिड। आप चाहें तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि Zn सॉलिड प्लस, अब Cu2 प्लस एक्वस जो है वो फिर से क्लोरीन से रिएक्ट करेगा ना, तो ये हो जाएगा CuCl2, यानी इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आयन फॉर्म से हटाकर जो यौगिक का मूल रूप था उस रूप में। तो इसको भी लिख देंगे ZnCl2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये कहलाएगा इस सेल का सेल अभिक्रिया। तो आप इसे धड़ाम से लिख डालिए, जल्दी कीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं सर, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 5। गिब्स ऊर्जा किसे कहते हैं सर, किसे कहते हैं, ये बात कह दीजिएगा ना आप। ये तो पढ़ चुके हैं आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है सर, तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता में संबंध स्थापित करें। देखो सर, सबसे पहले हम आप लोग कहां से चल लेते हैं, तुल्यांकी चालकता से। अगर हम तुल्यांकी चालकता से चलें तो तुल्यांकी चालकता क्या कहता है, लैम्डा इज इक्वल टू K गुना 1000/n। तो हम फाइनली लिख सकते हैं इसको, इसलिए लैम्डा n इज इक्वल टू 1000 के समीकरण फर्स्ट। पुनः एक बार फिर चलेंगे कहां से, मोलर चालकता से, कि चूंकि मोलर चालकता क्या कहता है सर, कंडीशन समझिए, म्यू इज इक्वल टू K गुना 1000/m। ये तो जस्ट अभी आपने पढ़ा ही है। सो फाइनली म्यू m इज इक्वल टू 1000 के समीकरण सेकेंड। अब दोनों का LH ये RHS बराबर है, तो LHS बराबर करने में कहीं कोई तकलीफ बुझा रहा है क्या, नहीं बुझा रहा है। तो सीधे तौर पर हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। जैसे दोनों इक्वेशन से चलेंगे तो लैम्डा n इज इक्वल टू म्यू m। एक
आप यहाँ रिलेशन छोड़ सकते हैं, लेकिन आप अपने रिलेशन को और ज़्यादा परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको याद है, आपने पढ़ रखा है कि मोलरता बराबर नॉर्मलता बटा टी चार्ज, जिसको हम आप लोग यहाँ एन फैक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब वही, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल निगेटिव चार्ज, ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए म्यू, अब म्यू एन, ये सॉरी लैम्डा एन इज इक्वल टू म्यू, म्यू के जगह पर क्या लिख सकते, म्यू के जगह पर म्यू लिखिए, एम के जगह पर लिख सकते हैं एन बटा एन फैक्टर। एन और एन कैंसिल हो जाएगा ना सर, ये दोनों कैंसिल हो गया। सो फाइनली देख लीजिए, तुल्यांकी चालकता बराबर मोलर चालकता बटा एन फैक्टर, ये दोनों में रिलेशन आ गया। इसके आगे हम आप लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की कहानी यहीं पर हम आप लोग ख़त्म करते हैं। इसके पहले लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं, ये इसका दूसरा लेक्चर है। इससे पहले सॉलिड स्टेट का सारा लेक्चर, सॉल्यूशन का सारा लेक्चर अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नए हैं तो जुड़िए राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से।